राह है कि राह है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, राह है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, और जब चलोगे उस राह पे तो मंजिल नजर आएगी ही, जब चलोगे उस राह पे तो मंजिल नजर आएगी। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर मत बैठ उस मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और कामयाबी शोर भी मचाएगी। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिक शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि थक कर मत बैठना, ठीक है। अब देख लो तुम्हारी मंजिल धीरे धीरे नजदीक आ रही है, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम बहुत धीरे धीरे 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो थक कर मत बैठो, अभी तो समय है और स्ट्रगल करने का, अभी तो समय है एक बड़ा तीर मारने का, ठीक है। लोग कहते हैं ना तुमने पढ़ लिया तो कौन सा तीर मार लिया, तुमको दिखाओ कि तुमने हाई स्कूल का तीर मारा है, उसके बाद फिर तुमने इंटर का तीर मारा है और फिर नीट का तीर मारोगे, ठीक है। सो बेसिकली ये सारे तीर तुमको मारने हैं, ठीक है। बट लेकिन तभी मार पाओगे ना जब अपने तरकश में वो तीर रखोगे। तरकश क्या होता है? जिसमें तीर रखे रहते हैं, तो उस तरकश में वो तीर रखना पड़ेगा तुमको, और सबसे पहले उस तरकश को तुम्हें अपने सीने से बांधना पड़ेगा। आई बात समझ में? तुम्हारे पास अभी कौन सा तरकश है? फोन तरकश है, लेकिन तुम्हें फोन हटा करके किताब उठानी, एनसीईआरटी उठाओ, घोल के पी जाओ चाहो तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का, आज जरा इसको जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे चैप्टर्स जो बेसिकली बचे हुए हैं उसको भी पढ़ना है। इसमें ये चीजें बची हुई हैं, खास चीजें आज हम पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन सी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं? एक तो हमारा बचा हुआ है टी लिम्फोसाइट। क्या बचा है? टी लिम्फोसाइट बचा है, इसको कवर करते हैं आज। दूसरी चीज हमारी बची हुई है कैंसर, कैंसर पढ़ते हैं। फिर बचा हुआ है हमारे पास ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स बचा है। और कोई टॉपिक अगर एनसीईआरटी में रह जाता तो मैं भी एनसीईआरटी देख लेता हूँ, बाकी फिर इसको आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जब बात की जा रही है हमारे टी लिम्फोसाइट्स की, किसकी बात हो रही है? टी लिम्फोसाइट्स की। अच्छा, उस दिन मैंने ये बताया था कि बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स होंगे जो बनेंगे बोन मैरो में, और मैच्योर भी कहाँ होंगे? हमारी बोन मैरो में, मैच्योर्स एट बोन मैरो, ठीक है। बन कहाँ रहे हैं? बोन मैरो में बन रहे हैं, और मैच्योर कहाँ हो रहे हैं? बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन जब बात टी लिम्फोसाइट्स की आती है, क्या बताया? जब बात टी लिम्फोसाइट्स की आएगी तो बनेंगे ये बोन मैरो में ही। इनका कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है तुम्हारी बोन मैरो में, ठीक है, बट इनका मैच्योरेशन हो रहा है कहाँ? मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है? थाइमस ग्लैंड में। लास्ट लेक्चर में तुमको बताया था, ठीक है, कहाँ हो रहा है? थाइमस ग्लैंड में हो रहा है। अब समझते हैं, बात की हमने कि टी लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या हो रहे हैं? थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो रहे हैं। अब एक चीज और बता दें, जो तुम्हारे टी लिम्फोसाइट्स हैं इनको बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग? सबसे पहले तो इनके 2 टाइप्स होंगे। कौन कौन से? एक टीएच, ठीक है, और दूसरे टीसी या टीके। क्या है ये टीसी और टीके? आइए समझते हैं। टीएच, एच स्टैंड्स फॉर हेल्पर, ठीक है, एच स्टैंड्स फॉर हेल्पर। तो यानी कि पहले टाइप का नाम क्या होगा? हेल्पर सेल या टीएच सेल्स। और जब बात यहाँ पे सी की हो रही है, टीसी, टीसी का मतलब है साइटोटॉक्सिन। क्या है? साइटोटॉक्सिन। और के का मतलब है किलर, ये के बना है, ठीक है, के बना है, के का मतलब है किलर सेल्स, ठीक है। सबसे पहले हेल्पर सेल्स का नाम देखते हैं। हेल्पर सेल है यानी नाम से ही समझ जाओ ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब किसकी हेल्प इनको करनी है? तो इनका फंक्शन होगा, सबसे पहले तो ये क्या करेंगे? दे हेल्प्स, किसकी हेल्प कर रहे हैं? बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट्स एंड टीएच, टीके सेल्स, ठीक है, इन दोनों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब बी सेल्स का क्या मदद करेगा? बी सेल्स की क्या मदद करने वाला है? बी सेल्स की मदद करेगा इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। और टीके सेल्स का अभी फंक्शन बताते हैं तो उसकी भी हेल्प करेगा। अब बात जब की जा रही है टीके सेल्स या किलर सेल्स की बात हो रही है, ये चीज ध्यान से रखना, किलर सेल्स, किलर मतलब हत्यारे सेल्स।
इसका मतलब ये क्या करते हैं, दे किल्स पैथोजेंस, क्या करेंगे, पैथोजेंस को मारेंगे। कैसे मारेंगे, दे किल्स पैथोजन, हाउ, बाय रिलीजिंग साइटोटॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब क्या होता है, टॉक्सिक। आजकल तुम लोग सोचते हैं रिलेशनशिप में मेरा हस्बैंड बड़ा टॉक्सिक है, मेरी वाइफ बड़ी टॉक्सिक है, मेरी गर्लफ्रेंड बड़ी टॉक्सिक है, ठीक है। तो टॉक्सिक मतलब जहरीली, मतलब ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो फॉर एग्जांपल टॉक्सिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, ठीक है। और साइटो वर्ड मैं 1000 बार बता चुका हूं, प्रीफिक्स और सफिक्स बायो के याद करते चलो। साइटो वर्ड किससे आया है, सेल से आया है, मतलब सेल को खाने वाला, ठीक है, सेल्स को मारने वाला। तो जब बात यहाँ पे के सेल्स की या टी के सेल्स की हुई, तो यानी कि क्या होगा, ऐसे कौन से सेल्स, जैसे किलर सेल्स, ठीक है। अब टी हेल्पर सेल का दूसरा फंक्शन ऑब्वियसली अब तुमको पता चल गया, क्या करना है, हेल्प्स टीके सेल्स फॉर क्या, फॉर रिलीजिंग साइटोटॉक्सिन। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां से हमने ये चीज समझ ली कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होंगे और इनका क्या क्या फंक्शन होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम, नोट करते रहना, इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये बड़ा एडवांस्ड है इम्यून सिस्टम। आप लोग भूल जाते हैं पढ़ के कि सर ने क्या पढ़ाया था, लेकिन इम्यून सिस्टम की मेमोरी बहुत तेज है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो याद रखता है कि मैंने किसको कैसा ट्रीटमेंट दिया था। और अगर इम्यून सिस्टम ये चीज भूल जाए, सपोज दैट, सॉरी भूल ना जाए, अगर इम्यून सिस्टम के पास जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आया और इम्यून सिस्टम ने उसको एक एंटीबॉडी रिलीज करके मार दिया, अगर उसके बाद वही बैक्टीरिया फिर से आता है बॉडी में, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि अच्छा इसको तो मैंने पहले मारा था, ये अभी नहीं मारा, चल दूसरा ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम की ये ताकत होती है, ठीक है। यही पे बात आती है एक और टाइप के एक मैकेनिज्म लिखी हुई है, या क्या तो एक वर्ड लिखा हुआ है ग्राफ्ट रिजेक्शन का। क्या वर्ड लिखा है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, वो भी समझ लेते हैं। वर्ड दिया गया है ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। क्या वर्ड दिया गया है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। होगा क्या इसमें, होगा ये कि इसी को कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। क्या नाम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इसमें क्या होने जा रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी का ऑर्गन डोनेट किया गया, ठीक है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया गया, डोनेशन के बाद ऑर्गन को क्या किया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब लेकिन बात यहाँ पे ये फंसती है कि सपोज दैट किसी जिसको डोनेट किया गया है उसकी बॉडी ने ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कैसे करेगा, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसके पास एक एक का लेखा जोखा होता है कि भाई ये हमारा है कि नहीं है, ये हमारा है या पराया है, ठीक है। तो बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। टी सेल्स का काम एक ये भी है कि ये क्या करती है, ये रिकॉग्नाइज करती है, क्या करती है, रिकॉग्नाइज अपना पराया, कौन अपना है और कौन पराया है, ठीक है, कौन अपना है और कौन पराया है, ठीक। लेकिन अब एक चीज ये समझिए, अब ये तो बात जाहिर सी बात है, सर मान लो अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, तो उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट तो कर दिया, लेकिन अगर उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन, सॉरी एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर देते हैं इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ठीक है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये जा करके हमारे
इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है। और दबाने के बाद क्या होगा, इम्यून सिस्टम could not act against new transplanted organ। आई बात समझ में? न्यू ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के खिलाफ इम्यून सिस्टम कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस इज योर टी सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कौन सी ड्रग्स दी गई? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स बिफोर, ये भी लिख लेना, पता चले कुछ लोग सोचे ऑपरेशन के बाद, नहीं, ऑपरेशन के बाद देने का कोई मतलब नहीं, बिफोर ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन से पहले दो, वरना ना देना, जितना मार डालो उसको, ठीक। बिफोर ऑपरेशन। सो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारे टी लिम्फोसाइट का, ठीक है। इसी में मैंने बता दिया इम्यून सिस्टम के पास एक सेल होती है जिसको कहा जाता है मेमोरी सेल, जो सबका लेखा जोखा रखती है कि हमने किसके साथ कौन सा बर्ताव किया या कौन सा बर्ताव हमें करना है, ठीक है। और अगर मैंने एक बार बर्ताव करने पर वो नहीं चीज खत्म हुई तो उसके लिए हमको और क्या एक्शन लेना है, स्ट्रिक्ट एक्शन। तुमको मम्मी एक बार समझाती होंगी, आंखें दिखाती होंगी कि नहीं बदतमीजी ना करो, शैतानी ना करो, नहीं सुनते हो तो फिर भी मुंह से बोल देती होंगी, फिर नहीं सुनोगे तो चप्पल, फ्लाइंग चप्पल यू कैन रिसीव, ठीक है, यू विल रिसीव फ्लाइंग चप्पल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स की बात हो गई, इम्यूनिटी की बात हो गई, टी लिम्फोसाइट्स की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं जरा कैंसर के ऊपर कि भाई कैंसर क्या है। आप लोग बहुत सुनते हैं कि फलाने को कैंसर है, अरे बाप रे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इलाज तो खैर है नहीं ज्यादा, लेकिन कुछ लोगों के कैंसर ठीक भी होते हैं। कैसे ठीक होते हैं? उसके लिए कुछ थेरेपीज हैं। अब वो क्या है वो भी सब समझते हैं कि कैंसर क्या होता है और कैंसर में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। वैक्सीनेशन पढ़ा दिया था कि वैक्सीनेशन क्या होता है, ठीक है ना। कैंसर भाई का प्राण चले गई, कैंसर कैंसर की बात जब की जा रही है, ठीक है, तो एक चीज आपको ये बता दें कि कैंसर का मतलब क्या होता है। कैंसर होगा रैपिड ग्रोथ और डिवीजन ऑफ सेल्स। सपोज दैट आप लोगों से चीज कही जाती है कि किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है, ठीक है, किसी भी चीज की अति क्या होती है, हानिकारक होती है। तो बात भी बस इतनी सी है कि आपकी बॉडी में भी सारी चीजें जो है लिमिटेशंस में होनी चाहिए, ठीक है। ना ही आपको ज्यादा खाना खाना चाहिए, ना ही आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक उसी तरह से आपकी बॉडी में भी जो सेल्स डिवाइड हो रही है ना, उसका भी एक प्रॉपर तरीका है और उसका भी एक प्रॉपर लिमिटेशन है कि कितनी ग्रोथ होनी चाहिए और किस लेवल तक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। तो जब बात की जा रही है रैपिड ग्रोथ या डिवीजन ऑफ द सेल्स, उसी को क्या नाम दिया जाता है, कैंसर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, कैंसर दिया जाता है। अब एक चीज और तुमको बता दें, कैंसर से रिलेटेड ही है। हमने पहली बात कर ली कि रैपिड ग्रोथ और डिवीजन ऑफ द सेल्स, ठीक है। एक लाइन क्या लिख सकते हो कि our own cells are somehow harmful to our body। इसका मतलब क्या कि हमारी खुद की ही सेल्स हमारे लिए हानिकारक भी हैं, हमारी बॉडी के लिए। कैसे हैं
उसने रैपिड डिवीजन कर लिया, उसने रैपिड ग्रोथ कर लिया, इसलिए क्या हो रहा है, वो सेल्स ने किसका रूप ले लिया, कैंसर का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, कैंसर का रूप ले लिया। एक बहुत ही मशहूर फेमस ख्याति प्राप्त कैंसर है जिसको कहा जाता है ब्लड कैंसर। क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर। लो लाल से बना दिया, ठीक है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, ठीक है। अब समझते हैं एक चीज पर, तुम लोगों से फिर से बार बार कह रहा हूं कि बायोलॉजी में टर्म्स जरूर याद करने की कोशिश करो। एक टर्म याद करो तो उससे तुम 10 टर्म तुमको याद हो जाएंगे। अब ये बताओ, ल्यूकेमिया आया है, ठीक है, क्या आया है, ल्यूकेमिया। ल्यूके कहां पढ़ा है तुमने, सोचो, ल्यूके कहां पढ़ा है, ल्यूकोसाइट्स में पढ़ा है। कहां पढ़ा है, ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट्स यानी ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम WBC। क्या है, WBC है। इसका मतलब वो कैंसर जहां पर WBC की सेल्स जो होंगी वो रैपिड डिवाइड कर लेती हैं, रैपिड ग्रोथ कर लेती हैं, तो यानी कि उस स्टेज को क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। कुछ एक टर्म यहां पर ये भी आता है कार्सिनोजेंस का। किसका टर्म आता है, कार्सिनोजेंस का, ठीक है। तो कार्सिनोजेंस वो होते हैं, ऑब्वियसली हम बात करें जब कार्सिनोजेंस की तो हम वही कहेंगे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। जैसे एग्जाम्पल निकोटीन। निकोटीन किसके माध्यम में प्रेजेंट हो रहा है, obviously in form of tobacco and cigarettes ठीक है। कभी देखना जो आपका सिगरेट का पैकेट होता है या पान मसाले के ऐड के पैकेट होते हैं, उसमें जो है इतना पोर्शन माउथ का बना होता है जिसमें वो कटा फटा होता है, ठीक है। देखा है कि नहीं देखा है, वो ऑपरेटेड होता है। तो कहने का मतलब ये है, उसमें कौन सा कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि टबैको में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन। निकोटीन जो है इज अ वेरी डेंजरस कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, ठीक है। तो स्टार लगा के टिक कर लो, दैट व्हाट आर द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। तो आंसर है क्या, कार्सिनोजेंस। अब बात आती है कि अगर कैंसर किसी को निकल आया है तो कैंसर का डायग्नोस कैसे होगा, ठीक है। डायग्नोस कैसे होगा, पहली चीज तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहला तरीका है ब्लड टेस्ट। क्या है, ब्लड टेस्ट। डायग्नोसिस सबसे पहला तरीका क्या है, नॉर्मली ब्लड टेस्ट। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक भी है ब्लड टेस्ट का। ब्लड टेस्ट का ड्रॉबैक ये है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में पता नहीं चलेगा, सीधे अंतिम स्टेजेस में पता चलता है ब्लड टेस्ट में कि भाई कैंसर है, ठीक है। दूसरा एक्सरेज, ऑब्वियसली, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सरेज है। अब अच्छा, एक बिगेस्ट डिफरेंस भी तुमको बता दें, बिगेस्ट डिफरेंस बता दें किसमें, ट्यूमर में और कैंसर में, ठीक है दोनों भाई भाई, है दोनों आपस में भाई भाई। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, ट्यूमर क्या करेगा, ट्यूमर में गांठें पड़ने लगती हैं उन्हीं सेल्स की, ट्यूमर में गांठें पड़ने लगेगी। जैसे मान लो अगर ये आपकी ब्लड वेसल्स फ्लो हो रही है, ठीक है, ब्लड वेसल फ्लो हो रही है, इसमें जो सेल्स हैं उन्होंने रैपिडली डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रैपिडली डिवाइड करते करते यहां पर आकर के रुकते जाएंगे और फिर ये क्या करेंगी, यहां पे भी डिवीजन करती रहेंगी। अब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स से अलग वे में पहुंच गई और एक क्या कर गई, गांठ पड़नी शुरू हो गई। ब्रेन ट्यूमर का नाम सुना होगा, ब्रेन की सेल्स आपस में ऐसा डिवाइड करती हैं कि भाई वहां पे गांठ पड़ने लग जाती है। कई और एक चीज और बता, भैया कुबड़ को इससे कंपैरिजन मत करना, ये कुबड़ नहीं है, जो कुबड़ जिसके निकलता है वो कुबड़ नहीं, कुबड़ एक अलग चीज होती है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक, बहुत लोगों के कई बार, अच्छा एक ट्यूमर ऐसा भी होता है जो शॉर्ट टाइम का होता है, आपके ये वाले हाथ में या कभी ये वाले हाथ में यहां पर जो है अलग से स्किन का निकल आता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह से ट्यूमर है, लेकिन उसमें क्या होता है,
उसमें नॉर्मल ऑपरेशन करके आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, नॉर्मल सुई वाली सुई लगा करके वो निकाल कर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, उसको कहा जाता है शॉर्ट ट्यूमर। क्या कहते हैं? शॉर्ट ट्यूमर। लेकिन मेन जो ट्यूमर है उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में गांठें पड़ने लगती हैं। ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन में गांठ पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कैंसर। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट सबसे पहले तो क्या आएगा? ऑब्वियसली सुना होगा तुम लोगों ने, कीमोथेरेपी। क्या है? कीमोथेरेपी है, ठीक है। मतलब मशीनों की मदद से आपको पेट के पर लिटाया जाता है कई बार कीमोथेरेपी में, और मशीनों की मदद से बिल्कुल आपके थाइमस ग्लैंड के बीचों बीच जो है कीमोथेरेपी की मदद से इंजेक्ट की जाती है दवाई। इसका रिएक्शन, इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपके शरीर के सारे बाल झड़ जाते हैं। कई टीवी सीरियल्स और मूवीज में देखा होगा जिसको कैंसर होता है तो वो बिल्कुल टकले हो जाते हैं, ठीक है। तो केवल टकले ही नहीं होते, क्या तुम्हारे शरीर में केवल एक ही जगह बाल है, सर पे? नहीं ना, आईब्रोज भी गायब हो जाएंगी, ठीक है, माउस्टैचेस भी गायब हो जाती हैं, बियर्ड भी गायब हो जाती है। तो शरीर के जितने भी बाल होते हैं वो क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। गायब क्या हो जाएंगे मतलब अब समझ लो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन करेगा ही। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कीमोथेरेपी में क्या चीज हो रही है, आपको ट्रीटमेंट तो प्रॉपर मिल जा रहा है कैंसर का, बट रिएक्शन क्या है कि हेयर लॉस हो रहा है। एक चीज और बता दें कैंसर के बारे में, कैंसर इज द डेडलीस्ट डिसीज। मतलब आज तक अधिकतर से अधिकतर लोग कैंसर से ही मरे हैं। फीमेल्स में यूट्रस कैंसर होता है, तो यूट्रस कैंसर की लास्ट स्टेज में यूट्रस ही फट जाता है, पूरी सेल्स फट जाती हैं, और फिर जो ब्लड आता है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक और बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत है वो कैंसर से, ठीक है। तो बेसिकली ये सिस्ट का मतलब भी गांठ होता है। जब बहुत सुना होगा तुम लोगों ने कि मेरे को सिस्ट पड़ गई है। फीमेल्स में जैसे ब्रेस्ट और ओवरी में सिस्ट पड़ती है तो उसमें वो भी मतलब गांठ ही होती है, ठीक है। ये चीज हो गई कैंसर के बारे में। अब फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ड्रग्स, ठीक है। वो भी देख लेते हैं और हमारा आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उठाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये बताओ ड्रग्स क्या होती हैं। बहुत बार सुना होगा तुमने कि ही इज यूजिंग ड्रग्स, ठीक है, और या फिर होता है कि भाई जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करने से लोग ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली ड्रग्स आर द substances used for medicinal purpose। जितनी भी आप सब दवाइयां देख रहे हैं उनमें क्या है, ड्रग्स प्रेजेंट है, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट, इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक, इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। अब जब यही इनका ही ओवरडोज होना शुरू हो जाए, जब इनका ही ओवरडोज होना शुरू हो जाए तो वो किस में तब्दील हो जाता है, ड्रग एब्यूज में तब्दील हो जाता है, यानी ड्रग्स एडिक्शन में तब्दील हो जाता है, ठीक है। एडिक्शन मतलब लत। कौन कौन सी ड्रग्स हैं आइए जरा एक बार देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में 3 ड्रग्स दी गई हैं, तीनों के बारे में शॉर्ट में जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ओपियोइड्स, ठीक है, दूसरा है कैनाबिनॉइड्स और चौथी है तुम्हारी कोक, ठीक है। देखा होगा तुम लोगों ने मूवीज वगैरह में ऐसे 3-4 वो पाउडर वाला वो रखते हैं, उसके बाद जो है नाक से रखते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है कोकेन, ठीक है। आइए जरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबके बारे में। ओपियोइड्स, ठीक है, जहां पर भी ओपियोइड्स आए तो आंख बंद करके समझ जाना किसकी बात हो रही है, अफीम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अफीम की बात हो रही है। अफीम को ओपीएम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओपीएम। किससे मिलेगा, ओपीएम प्लांट से, ठीक है। अफीम किससे मिलती है, ओपीएम प्लांट से मिलती है। इसी में आपकी आती है मॉर्फिन, ठीक है, हीरोइन नहीं है, हेरोइन है, ठीक है। हेरोइन, मॉर्फिन, हेरोइन, ओपियम। ओपियम मिल गया आपको, अफीम, ठीक है।
एक चीज और बता दे, इनका काम क्या होता है, जो ओपियम्स ओपियोइड्स होते हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? ब्रेन आता है। कौन आता है? ब्रेन आता है। इसको किस में अफेक्ट करेंगे? ब्रेन में अफेक्ट करेंगे। जब भी कभी अफीम और ये ओपियम और मॉर्फिन हेरोइन वगैरह लेते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है, और साथ ही में ना तो आप टोटलिंग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए टोटलिंग करनी है, कैलकुलेशन करना है, ब्रेन का कौन सा पार्ट टोटलिंग करता है मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? कैलकुलेशन के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? अब देखना, तो ब्रेन में ना तो आप कोई कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है? यहाँ पे ही हम अल्कोहल को भी लिख देते हैं, समझ लेना, अल्कोहल इज आल्सो वेरी हार्मफुल, ठीक है? कहा जाता था गाड़ी पी शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, ठीक है? तो अब जो लोग शराब पी लेते हैं वो बोलते हैं गाड़ी पी के शराब ना चलाएं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि शराब पी के गाड़ी चलाने के लिए इसीलिए मना किया जाता है, क्यों? क्योंकि ब्रेन का पार्ट, आपका सेरिब्रम आपका कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा डिस्टेंस का, कि सामने वाली गाड़ी में और आपकी गाड़ी में कितना डिफरेंस है, ठीक है? आई बात समझ में? सो बेसिकली इसलिए अल्कोहल का कंजम्पशन भी वर्जित माना, वर्जित क्या मतलब, लोग तो पीते ही हैं, इसलिए अल्कोहल का कंजम्पशन भी एडिक्शन होता है। एडिक्शन इज वेरी हार्मफुल, ठीक है? ओपियोइड्स में बात कर ली हमने, ओपियम में, ठीक है? ओपियम के बारे में बात कर ली। अफीम के पेड़ को कहा जाता है पैपवर सोमनिफेरम, साइंटिफिक नेम है पैपवर सोमनिफेरम। क्या नाम है? पैपवर सोमनिफेरम, ठीक है? लिख लेना हिंदी में, अफीम का पेड़, अफीम का पेड़। आई बात समझ में? फिर जब कैनाबिनॉइड्स की बात कर रहे हैं तो कैनाबिनॉइड्स में ही हमारे आते हैं चरस और गांजा, ठीक है? चरस और गांजा, चरस और गांजा। एक और आता है इसी में भांग, ठीक है? भांग भी आती है हमारे कैनाबिनॉइड्स में ही, ठीक है? और जब बात कोकेन की आती है तो कोकेन में आता है कोक। क्या आता है? कोक, COCA। और कोक किससे मिलेगा? कोक मिलता है तुम्हारे एरिथ्रोजाइलम कोका से, एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, ठीक है? तो बेसिकली ये 3 ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है और इनकी फंक्शंस जरूर पढ़ लेना कि क्या चीज। अब जैसे मान लीजिए कैनाबिनॉइड जो होते हैं वो कई बार पेशेंट्स को भी दिए जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा नींद में रहे, बट मोस्ट प्रोबेबली भांग और चरस गांजा जो है ये एज अ ड्रग अब्यूज यूज किया जाता है। अब बात की मैंने जब ड्रग अब्यूज की, ठीक है, ड्रग अब्यूज की या ड्रग एडिक्शन की, तो ड्रग एडिक्शन और ड्रग अब्यूज मतलब ये कि आजकल जो है एडोलेसेंस की एज, एडोलेसेंस की एज में ड्रग्स का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है। बेसिकली ये नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर वगैरह के जितने भी रीजन्स हैं, लखनऊ एज वेल एज हमारा बेंगलोर, पुणे, इन सब जगहों पर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा बताई गई है, एडोलेसेंस की संख्या ज्यादा बताई गई है जो ड्रग्स को एज एन एडिक्शन यूज करते हैं, ठीक है? एडोलेसेंस की एज कितनी होती है? 12 से 18 साल। कितनी होती है? 12 से 18 साल। जब क्या होता है, जब आप अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, अपनिच भगवान है, ठीक है? आपका एटीट्यूड चरम सीमा पर होता है, आपका ईगो चरम सीमा पर होता है और आपके अंदर चेंजमेंट भी चरम सीमा पर होते हैं और आप अपने आप को दूसरों का बाप समझने लगते हैं, ठीक है? बाप को बेटा, बेटे को बाप समझने लगते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि एडोलेसेंस की एज इतनी खराब, जब कहा जाता है ना बनने की भी यही उम्र है और बिगड़ने की भी यही उम्र है, ठीक है? तो मोस्टली जो है एडोलेसेंस में ही, बिगड़ने वाली उम्र में ही जो है चरसी लोग मिल जाते हैं, ठीक? और यही चरसी लोग आपको भी आदत लगवा देंगे कि अरे क्या हो गया, अरे अच्छा इतनी टेंशन, घर में टेंशन चल रही, आओ ये लो एक कश लगाओ, आहा मजा। आपको लगता है कि आप 7वें आसमान पे हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज बता दे, जितना ही आप 7वें आसमान पे होते ना उतना ही धड़ाम से नीचे गिरने की कोशिश करोगे। कोशिश क्या करोगे? गिर ही जाओगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि एडोलेसेंस की एज ऐसी एज होती है जहां पर आप बिगड़ते भी हैं और बनते भी हैं। तो ड्रग अब्यूज में मोस्टली एडोलेसेंस को ही, मतलब एडल्ट्स को ही माना गया है कि ड्रग अब्यूज का शिकार है। और इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एडिक्शन हो रहा है,
क्या हो रहा है, एडिक्शन हो रहा है। एडिक्शन मतलब लत लगना, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, आपने क्या किया, सपोज दैट आपने जो है 10 ग्राम किसी भी ड्रग का सेवन किया, 10 ग्राम, ठीक है। फिर आपको अगले दिन क्रेविंग होना शुरू होगी कि लोग जरा सा थोड़ा सा ज्यादा लेके देखते हैं, 15 ग्राम लिया। फिर तीसरे दिन आपको और क्रेविंग होगी, या लोग 20 ग्राम लेके देखे, पिछली बार तो बहुत मजा आया था। फिर वो 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100 कैसे पहुंचेगा ना, तो खुद नहीं आइडिया लगा पाओगे। इसी को कहते हैं लत की शुरुआत होना। सपोज दैट तुम्हारे किसी दोस्त ने कहा कि आओ चलो सिगरेट पीकर आते हैं, ठीक, सुट्टा मार के आते हैं। तुम कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत सत्यवादी बन के मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल सिगरेट में कभी नहीं पीऊंगा, ना ना ना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, दोस्त तुम्हारे सामने सिगरेट पी रहा है, लोगे एक कश लगा के देखो, तुमने क्या किया, ना अच्छा देख लेते हैं क्या ही होगा, तुम्हें बहुत खराब लगा, तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आया। अगले दिन फिर तो तुमको प्रोवोक करेगा, अरे तो पहली बार में तो ऐसा होता ही है, दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, चौथी बार ट्राई करो, तब क्या होगा, तुमको भी सिगरेट की आदत लग जाएगी और तुम भी सुट्टेबाज बन जाओगे, ठीक है। मैं बिल्कुल खराब बोलता हूँ, बुरा लगे तो लगे, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यही होते हैं एडिक्शन के तरीके। ऐसे दोस्तों का साथ बिल्कुल छोड़ो, ठीक है, ऐसे दोस्तों का साथ बिल्कुल छोड़ो जो तुमको प्रोवोक करते हैं। तो एडिक्शन बात कर ली, एडिक्शन कैसे होगा। दूसरी चीज इसमें क्या होगा, मेंटल स्टेबिलिटी हमेशा खोनी ही खोनी है, मेंटल स्टेबिलिटी हमेशा खो जाती है इंसान की। और वो क्या होता है, फिर जब उसको आप किसी भी जगह पे सोचते हो कि चलो उसको थोड़ी देर साथ लेकर के जाएं, तो वो बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करता है। एक चीज और होती है, बहुत अच्छे समय पे याद आया, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, ठीक है। हेलुसिनेशन ये वही वर्ड है जिसको हम हिंदी में कहते हैं भ्रम। और इसके बाद इंसान को लगने लगता है गाय तो उड़ रही है, क्या बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हेलुसिनेशन के बहुत बड़ी बीमारी है ये हेलुसिनेशन, ठीक है। इंसान को लगता है कि अरे वाह मैं 7वें आसमान पे हूँ, आई एम ऑन द 7th ऑफ हेवन, ठीक है। लेकिन वो 7वें आसमान पे नहीं, ये होता है ना, जितना पे ऊंचा होता है उतना ही नीचा गहरा भी होता है, ठीक है। तो वही बात है, तुम लोगों के लिए भी मैं ये चीज समझाना चाहूंगा। बाकी तुम्हारा ये चैप्टर भी लगभग फिनिश हो गया है। मैच्योरेशन, एडोलेसेंस, ड्रग की बात कर ली, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग तुमको बता दिए कि हेलुसिनेशन होता है, मेंटल स्टेबिलिटी खोती है, और साथ में क्या होता है, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एडिक्शन और डिपेंडेंस की बात कर ली। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मैंने देखा कि भाई जिनको नींद नहीं आती तो वो नींद की गोली लेना शुरू कर देते हैं, उनको उसी के बिना नींद नहीं आती है, ठीक है। तो स्लीपिंग पिल्स कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो लेना ही नहीं। कोई भी ड्रग्स है, कैल्पॉल या पैरासीटामोल भी खा रहे हो, अब ये थोड़ी ना कि हर थोड़ी थोड़ी देर में तुम पैरासीटामोल ही चाटते फिरोगे, नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज की एडिक्शन छोड़ो, हर चीज की एडिक्शन गलत है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज आर ऑल अबाउट द चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप आप सबको ये पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आया होगा। 4-5 जितने भी लेक्चर बन गए हैं, इसको आराम से शांति से धीरे धीरे बैठ के पढ़ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। बाकी एनसीईआरटी में और भी कुछ ऐसी लाइंस लिखी हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाई। तो मैंने क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, ठीक है, या हो सकता है नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उनको भी ढंग से पढ़ना। कुछ ना समझ आया मैं तुम्हारे लिए बैठा, ठीक है, आई बात समझ में। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप तुमको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो कोई ऑप्शन नहीं यार, लाइक ही कर देना, डिसलाइक क्यों ही करोगे, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिक शुक्ला। थैंक यू।